स्क्रीन दिखाई दे रहा? ऑडियो ठीक है? प्लीज रिस्पॉन्स। हाँ ठीक है मैम। हाँ, तो आप लोग और भी आ रहे हैं, कोई ऐड कर ली पहले। आप लोग यहाँ पे जो जो ऐड हुए हैं इस क्लास में, ऑल आर नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेट, पीजीटी और ऑल मिक्स्ड है, सब कुछ के लिए तैयारी कर रहे हैं। हाँ हाँ सही है मैम। सब कुछ के लिए ठीक है। देखिए आज जो क्लास होगा ना, गांधी जी के बारे में पढ़ाएंगे। अभी दूसरा बैच में गांधी क्लास होने वाला था, तो आप लोगों के लिए भी इसी क्लास को दे देंगे, पढ़ा देंगे। अच्छा, पहले देखिए बिहार पीजीटी जो लोग एग्जाम देंगे वो लोगों के जो सिलेबस है ना, यहाँ पे आपका ए स्टेट का सिलेबस सबके पास है। अगर नहीं है तो मैं भेज देंगे आप लोगों के लिए, एक ग्रुप बना देंगे, वहां पे टेलीग्राम में भेज देंगे ऑल सिलेबस। स्टेट का सिलेबस है, लेकिन स्टेट के सिलेबस छोड़ के भी दूसरा जगह पे भी क्वेश्चन आता है, लेकिन स्टेट का जो सिलेबस है उसी सिलेबस को पहले 100% कंप्लीट कर लेंगे अच्छा तरीके से, फिर दूसरा जगह पे जहां जहां क्वेश्चन आता है वो बाद में ऐड कर लेंगे। और है नेट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो नेट का भी सिलेबस रखे यहाँ पे, ठीक है। तो नेट और पीजीटी जो जो एक साथ है, जैसे देखिए गांधी जी के बारे में क्या क्या है। गांधी जी के जैसे सर्वोदय है, स्वदेशी आंदोलन है, अनटचेबिलिटी, सब कुछ जो जो है दो सिलेबस में जितना टॉपिक है उतना टॉपिक एक साथ इकट्ठा कर लिए, फिर पढ़ाएंगे। आप लोग सिलेबस देखे होंगे ना, दिखा देंगे, बोलिए। गांधी का देखिए, अहिंसा, ट्रूथ एंड गॉड और कार्डिनल वर्च्यू, ये होगा स्टेट का सिलेबस। और नेट का देखिए, नेट का यहाँ पे है महात्मा गांधी का ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, स्वराज, क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले बता दी, देखिए हम लोगों का जो एग्जाम होता है ना फिलोसॉफी में, जो कंटेम्पोररी वेस्टर्न फिलोसॉफी, इंडियन फिलोसॉफी, सब जगह पे फिलोसोफर का लाइफ से तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, तब भी हम लोग थोड़ा मोड़ा करके पढ़ लेंगे गांधी जी का लाइफ एंड वर्क। देखिए महात्मा गांधी तो मोहनदास करमचंद गांधी नाम है, लेकिन हम लोग क्या है उनका महात्मा बोलते हैं। क्यों महात्मा बोलते हैं ना, उन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कुछ काम किए, जिस काम के लिए हम लोग उनको महात्मा बोलते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1969। और डिटेल्स थोड़ा मोड़ा यहाँ है, जिनका पढ़ना है पढ़ लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आता है, तब भी मैं छोटा करके उनके बारे में लिख दिए। अच्छा, पॉलिटिकल मूवमेंट में क्या क्या था देखिए, इनिशिएटेड द सत्याग्रह मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका एंड आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया लेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब कुछ उनका ही था। और नाथुराम गोडसे द्वारा उन्होंने खून हुआ था। मेन जो कॉन्सेप्ट है उनका गांधी का ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, बहुत 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 इंपॉर्टेंस ऑल एग्जाम के लिए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। जैसे देखिए गांधी फिलोसफी अगर पढ़े तो द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ गांधी फिलोसफी वे ट्रूथ मतलब सत्य, और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। अच्छा, आप लोगों का हिंदी, इंग्लिश, बंगाली मिक्स्ड करके पढ़ाएंगे, चलेगा? चलेगा सब लोग मैम। बंगाली थोड़ा हमको नहीं आएगा, तो हिंदी अच्छा और ओके, इंग्लिश समझ में। अच्छा ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश ही ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए कोर प्रिंसिपल्स ऑफ गांधी फिलोसफी वे सत्य, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, मतलब गांधी जी का दर्शन में जब मूल आधार है किससे है? सत्य से, ट्रूथ से एंड अहिंसा से। अकॉर्डिंग टू हिम ट्रूथ इज नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग द ट्रूथ बट लिविंग ए लाइफ बेस्ड ऑन मोरल एंड अल्टीमेट रियलिटी।
ठीक है, मतलब क्या है देखिए, मुझे उनके अनुसार सत्य केवल सत्यवादी होना ही नहीं है, ठीक है, नैतिक और परम वास्तविकता को भी अपनाना पड़ेगा। और देखिए, नॉन वायलेंस इज नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ फिजिकल वायलेंस बट ऑल्सो प्योरिटी ऑफ माइंड। नॉन वायलेंस मतलब देखिए, किसी को मारना, किसी को पिटना, किसी के पीछे भाग जाना, ऐसा नहीं है। आपका नॉन वायलेंस का पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो ही होगा, ठीक है। नेगेटिव जैसे किसी का हार्म नहीं करना, किसी को किलिंग नहीं करना, किसी को नहीं मारना, नहीं पिटना। और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, जैसे किसी के ऊपर एम्पैथी दिखाना, पीसफुल होना, किसी को सहायता करना किसी काम में, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव एस्पेक्ट। तो नॉन वायलेंस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हमको देखना पड़ेगा। गांधी जी के अनुसार मस्ट बी, गांधी बिलीव्ड दैट फॉलोइंग द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस कॉल्ड एस्टैब्लिश जस्टिस इन सोसाइटी। सोसाइटी में अगर जस्टिस होना है तो इस दोनों चीज का, नॉन वायलेंस और ट्रूथ का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। दोनों एक बिलीवेबल दो पथ है। गांधीज व्यूज ऑन गॉड एंड ट्रूथ, ये तो नॉर्मल पढ़े, लेकिन गांधी स्पेशली क्या बोलिए देखिए, जे गांधी बिलीव्ड दैट ट्रूथ इज गॉड एंड टू सीक इस मैं बोल्ड कर दिए ना, इसी बोल्ड वाला इसी लाइन उठा के बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। जे ट्रूथ इज गॉड एंड टू सीक गॉड वन मस्ट फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ। और क्या बोले थे, जे he once said God is not just a subject of the intellectual debate, he is the ruler of the heart। मतलब क्या है, मतलब सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही खोज, ईश्वर का जो खोज है वो सत्य के अनुसरण से ही हो सकती है। समझे, ईश्वर केवल बौद्धिक तर्क का विषय नहीं है, बल्कि हृदय का एक क्या शासक है, ठीक है, जो हृदय में सोचना है, ऊपर से नहीं आता है, ये अंदर से आता है। इस चीज के बारे में गांधी जी बताया ऐसे। और पहले देखिए, अद्वैत जो नॉन डुअलिज्म है, नॉन डुअलिज्म का जो मत है, उसी मत को पहले तो अपनाया था गांधी जी ने, लेकिन बाद में वो वैष्णविज्म जो धर्म है, वैष्णविज्म धर्म को वो विश्वास किया था। एंड बोले थे गॉड हैज फ्रॉम एंड पर्सनालिटी एंड डिवोशन is the path of salvation. Initially, Gandhi leaned towards Advaita philosophy, but later he concluded, देखिए पहले उन्होंने क्या बोले थे, जो गॉड ही सत्य है, ठीक है, गॉड पहले बोले थे गॉड सत्य है, ठीक है ना, सत्य ही गॉड है, सॉरी सत्य ही गॉड है, ऐसे बोले थे, ठीक है, मतलब ट्रूथ इज गॉड। बाद में सब जो लोग नहीं मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है, जो लोग नास्तिक है, तो वो लोग तो नहीं मानता है गॉड को, तो बाद में इसलिए उन्होंने चेंज करके बोले ट्रूथ इज गॉड है। मतलब आप लोग गॉड नहीं मानेंगे, ओके ठीक है, लेकिन आप लोगों को ट्रूथ तो मानना ही पड़ेगा। ट्रूथ तो सबके लिए सेम है, आस्तिक नास्तिक सबके लिए। तो इसलिए उनका अगर ऐसे क्वेश्चन आया जो ट्रूथ सर्वोच्च लास्ट में उन्होंने क्या स्वीकार किया था, हाईएस्ट कौन था, गॉड या ट्रूथ, तब होगा। पहले उन्होंने गॉड बोले थे, लेकिन बाद में उन्होंने ट्रूथ को ही हाईएस्ट माना था। गांधीज रिलीजियस बिलीफ एंड देयर इन्फ्लुएंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट में बहुत बार इसी लाइन उठा के क्वेश्चन आया था। जो गांधी बिलीव्ड दैट रिलीजियन वाज नॉट जस्ट अबाउट पर्सनल फेथ बट ऑल्सो अबाउट लिविंग ए मोरल लाइफ। इन्होंने क्या बोले थे, ही एडवोकेटेड सर्वधर्म संभव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सर्वधर्म संभव मतलब उन्होंने बोले थे जो कोई एक धर्म ही सत्य होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं बोले थे। जो उन्होंने तो राजनीति में तो थे जो हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं था। कोई भी लोग आके पॉलिटिक्स में योगदान कर सकते हैं, तो इसलिए हिंदू राष्ट्र बा कोई एक धर्म को ऊपर ले जाना है, किस धर्म को नीचे दिखाना है, ऐसे कुछ उन्होंने नहीं बोले थे। सर्व धर्म संभव इसी बात को बोले थे। जो क्या मीनिंग, इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियंस, मीनिंग दैट ऑल रिलीजियस अल्टीमेटली एम टू अटेन ट्रूथ एंड मोरालिटी। अगर किसी का किसी चीज पे प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं हमको अनम्यूट करके। Though his religious beliefs were deeply influenced by the Vaishnavism, he opposed religious
सुपरस्टिशंस एंड द डिविजन, मतलब धर्म के बारे में जो किसी एक धर्म सुपर होगा, किसी एक धर्म नीचे आ जाएगा, इसी तरह डिवीजन उन्होंने नहीं किए थे। ही बिलीव द रिलीजियस शुड सर्व ह्यूमैनिटी एंड सोशल वेलफेयर। उनका क्या था, जो धर्म ऐसा होगा उसके अंदर ह्यूमैनिटी रहेगा, सोशल वेलफेयर के बारे में सोचेगा, समाज का कल्याण के बारे में सोचेगा, वही होगा रियल धर्म। गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट नॉन वायलेंस देखिए। एंशिएंट रूट्स ऑफ नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस का रूट क्या है? एंशिएंट मतलब पुराना, कहाँ से आया है नॉन वायलेंस? नॉन वायलेंस क्या गांधी जी, अब बोलिए तो गांधी जी ने पहले बताया था नॉन वायलेंस, इससे पहले भी नॉन वायलेंस था? कौन बताएंगे हमको? पहले से भी था ये, पहले से भी था, यस, पहले से भी था। क्योंकि पहले किस दर्शन में नॉन वायलेंस के बारे में हम लोग पढ़े? जैन दर्शन, जैन दर्शन, यस। द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस वाज नॉट न्यू। Gandhi's philosophy, ahimsa non-violence has been an integral part of the Indian tradition since in ancient times से आया है। कहाँ? गौतम बुद्ध ने, बौद्ध धर्म का जो प्रतिष्ठा था, उन्होंने महावीर दोनों ही अहिंसा के बारे में बताया था। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, गांधी जी ने क्या बताया? देखिए, ये कोट अनकोट करके उठा सकते हैं क्वेश्चन। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर एज ओल्ड एज माउंटेन्स, पर्वत की तरह पुराना है। ये क्या बोले थे? कौन बोले थे? गांधी जी ने बताया था। द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ का रिलेशन क्या है? देखिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है इस लाइन को। जो लोग नेट एग्जाम एक बार भी दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, और उनको तो पता ही है कि इस लाइन कितना बार क्वेश्चन आया है। प्रीवियस ईयर के लिए एक बुक आएगा, आप लोग ले लीजिए। प्रीवियस ईयर का 10 ईयर का क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली तीनों लैंग्वेज में आएगा। जिनका जो लेना है ले लीजिए, और वहाँ पे बुक तो ले लेंगे, और उस बुक को पकड़ के मैं एक साइड से फर्स्ट टू लास्ट पढ़ा भी देंगे ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ाना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से ही आपको होगा जब आप कैसे पढ़ेंगे, किस चीज को आप छोड़ेंगे। देखिए, हम लोग तो प्रिपरेशन लेंगे, प्रिपरेशन लेने का एक मूल कॉन्सेप्ट क्या है, जे किस चीज को हम छोड़ेंगे, ठीक है, किस टॉपिक को छोड़ के भी मेरा पास हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, तो उसी को ढूंढना फर्स्ट ऑफ ऑल काम है। तो इसके लिए तो मैं हूँ, आप लोगों को रोड मैप जो है मैं तो बता देंगे, काम तो आप लोगों का ही करना पड़ेगा। और क्या है, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसी टॉपिक जो एग्जाम से रिलेटेड है, मैं एग्जाम रिलेटेड पढ़ाएंगे, ना कि कुछ टॉपिक में अंदर जाके घुसा के पकड़ के रह जाएंगे कोई टॉपिक को, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम बेस, क्वेश्चन बेस पढ़ाएंगे, और ऐसे प्रिपरेशन होगा। और चलिए, और एक बात है बहुत इंपॉर्टेंस है, किस चीज को छोड़ना है, किस चीज को पढ़ना है। किसी नेट का जो सिलेबस है, सिलेबस तो बहुत है, इधर से उधर है, लेकिन बहुत कुछ है, आप छोड़ भी सकते हैं, 10% 20% छोड़ सकते हैं। उसी को साइड छोड़, मतलब आप एक बार एकदम पूरा 100% छोड़ देंगे, ऐसे नहीं है। उसी 10% को 20% को मैं ऐसे पढ़ा देंगे, ऊपर से क्वेश्चन आता है। देखिए, जैसे इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी, इंडियन एथिक्स, वेस्टर्न एथिक्स एंड इंडियन वेस्टर्न कॉन्टेम्पोररी फिलोसफी, नेट के लिए बोल रहे हैं। इसी और लॉजिक, इसी जगह पे बहुत क्वेश्चन, 70 to 80% क्वेश्चन इसी जगह से आता है। उसके बाद क्या है, इंडियन और वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी से और अप्लाइड एथिक्स से आता है। अभी अप्लाइड एथिक्स से भी क्वेश्चन 2-5 करके आ रहा, अभी न्यू जो सिलेबस है। तो इसलिए जहाँ पे इम्पोर्टेंस ज्यादा है, जिस यूनिट से क्वेश्चन ज्यादा आता है, कोई एक यूनिट है, लेकिन एक यूनिट का, जैसे इंडियन फिलोसफी, इंडियन बौद्ध दर्शन, गौतम जैन दर्शन, उसी दर्शन के अंदर भी बहुत टॉपिक है, लेकिन सिलेक्टेड टॉपिक है जहाँ पे बार बार क्वेश्चन आता है एनटीए में, नेट में, तो उसी टॉपिक को पकड़ना है। और एक चीज मैं देखे, जे नेट एग्जाम में जो टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आता है, अब पीजीटी बोलिए, अगर कोई स्टेट का एग्जाम बोलिए, उसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो अगर आप लोग नेट सिलेबस को पकड़ के पढ़ेंगे, नेट सिलेबस को खत्म करेंगे, आपका साइड में जितना भी एग्जाम है क्लियर हो जाएगा। मैं देखिए, एक बार प्रिपरेशन नहीं, नेट सिलेबस का फुल प्रिपरेशन लिए थे, मेरा 1 साल में नेट
जेआरएफ हो गया, उसके साथ साथ आसाम का सेट होता है ना, 7 स्टेट वाला आसाम सेट होता है, वहां पे तो मेरा 3 रैंक हुआ था उसी नेट सिलेबस पढ़ाई करके, आसाम सेट हुआ था। उसके साथ साथ क्या देखिए, वेस्ट बंगाल सेट हो गया था, बिहार पीजीटी हो गया था। बिहार पीजीटी भी अगर मेरा जो लिस्ट है अगर आप लोग सर्च करेंगे तो मेरा नाम मिल जाएगा, देखिए वहां पे भी रैंक अच्छा हुआ था। लेकिन ऐसे बहुत जो पढ़ाई का टाइम मिला नहीं मिला। तो मेन बात है नेट सिलेबस को पकड़ के एक साइड से पढ़ते पढ़ते जाएंगे, पूरा साइड वाला जो है हो जाएगा। आप लोगों का जो 2 सिलेबस दिए है प्रभात दिए मैं देखे, एसएसबी और कुछ और एक था आप लोगों का पीजीटी का जो सिलेबस बहुत छोटा है, वहां पे तो नेट सिलेबस कवर करेंगे तो पूरा 100% वहां पे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे तरीके से नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, जिसको जो लेना है छोटा छोटा करके, क्योंकि अगर बुक पढ़ेंगे तो कम टाइम में, बुक तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर किसी का पढ़ना है तो पढ़ सकते, वो तो मैं नहीं मना नहीं कर सकते, पढ़ सकते। लेकिन जिसको नहीं है बुक इतना मोटा मोटा नहीं पढ़ना है तो आप इसी ऐसे क्विक रिवीजन वाला बुक भी आ जाएगा, तो नोट्स भी आप लोगों को तो रोज मिल जाएगा क्लास के साथ साथ, और रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा। और उसके साथ साथ आप लोग लाइव भी पढ़िए, रिकॉर्ड भी पढ़िए, एमसीक्यू इसके साथ सॉल्व कर देंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी कितना हुआ था, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। हाँ, इसी लाइन से क्वेश्चन आया था, इसी बात बोलते बोलते कितना दूर चल गया। गांधी व्यूड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज इनसेपरेबल। इनसेपरेबल मतलब क्या है, देखिए हम लोगों का क्या है, ट्रूथ में पहुंचना है। एक बात देखिए, यहाँ पे सबसे ऊंचा किसको बोले थे, सबसे ऊंचा हाईएस्ट, ठीक है, सबसे अमीर आदमी कौन है, ये है सत्य, हाँ, गॉड से भी अमीर अकॉर्डिंग टू गांधी। उसके बाद यहाँ पे गॉड, वहां पे देखिए हमको ट्रूथ को पाना है तो इसलिए क्या है, गॉड तो आएगा ही। उसके पहले किस रास्ता में हमको ट्रूथ को पाना है, लेना है, इस रास्ता होना चाहिए नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा होना चाहिए। क्योंकि अगर हिंसा तक हो जाएगा, वायलेंस हो जाएंगे, तब ट्रूथ को पाने का, ट्रूथ सत्याग्रही आप नहीं हो पाएंगे अकॉर्डिंग टू गांधी। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप देखिए, गांधी जी का जितना टॉपिक है ना, ट्रूथ के साथ गॉड, गॉड के साथ नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस के साथ सत्याग्रही, सत्याग्रही के साथ जो टॉपिक है आएगा डिसेंट्रलाइजेशन, और क्या क्या बोले, स्वदेशी आंदोलन, सब कुछ इंटरलिंक है। अब अगर एक चेन बना लेंगे तो एग्जाम में अब उस चेन से एक चेन जाएंगे और आंसर आपका हो जाएगा। The Gandhi viewed truth and non-violence as inseparable. He must be inseparable, क्योंकि अगर हम लोग नॉन वायलेंस नहीं होंगे, ट्रूथ पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो नॉन वायलेंस होना चाहिए उनके अनुसार। मैं उनके बारे में पढ़ा रही हूँ, आप लोग बोल सकते हैं मैं मारपीट करके किसी को कुछ छीन सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं बोले, उन्होंने बोले तो नॉन वायलेंस होना पड़ेगा, तो इसलिए दोनों इनसेपरेबल है। और क्या है देखिए, अच्छा, ही डिस्क्राइब्ड द ट्रू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इस लाइन को उठा के क्वेश्चन आया था कोट अनकोट करके, कौन किन्होंने बताया था, ये गांधी जी ने बताया था। मतलब एक कॉइन का जैसे एक पीठ और दूसरा पीठ होता है, ऐसे ही नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ सेम है। नॉन वायलेंस इज मीन्स एंड ट्रूथ इज गोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स मतलब उपाय है, और ट्रूथ इज गोल। गोल मतलब हम लोगों का लक्ष्य क्या है, हम लोगों का अल्टीमेटली कहाँ जाना है, ट्रूथ पे पहुंचना है। सबसे अमीर लोगों को तो पकड़ना है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रूथ को पाना है। तो कैसे पाना है, मीन्स क्या है, उपाय क्या होगा, नॉन वायलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन उठा के क्वेश्चन आता है। ही बिलीव दैट इफ वन अडहर टू नॉन वायलेंस इवन इन फेस डिफिकल्टीज वन। अच्छा, इसका मतलब क्या है देखिए, मुझे अगर किसी ने नॉन वायलेंस को फॉलो किए, इतना डिफिकल्ट है लाइफ में, मानना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्टी के साथ भी अगर कोई लोग मान लेगा तो उनको ट्रूथ मस्ट भी मिलेगा। अच्छा, मीनिंग ऑफ द नॉन वायलेंस इन गांधी पर्सपेक्टिव पहले ही बता दिया। नॉन वायलेंस दो होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक नेगेटिव। नेगेटिव क्या है, ना करना, ना करना, इस काम को नहीं करना, नहीं मारना, नहीं धरना, ऐसे। और पॉजिटिव क्या हुआ, किसी को करना, सब कुछ हेल्प करना, एम्पैथी दिखाना, कंपैशन करना,
किसी को शांति देना, ठीक है। आप लोग ऐसे कर सकते हैं ना नॉन वायलेंस। जैसे देखिए अगर किसी का मन खराब है, आप उसके साथ बात करके उनको भी हेल्प कर सकते हैं। किसी का पैसा का जरूरत है, थोड़ा मोड़ा पैसा दे के भी हेल्प कर सकते हैं। किसी का नोट्स का जरूरत है, किसी का नोट्स दे के भी जरूरत कर सकते हैं। दिन में 1-2 काम ऐसे करिए तो लाइफ देखिए बहुत सुंदर होगा। अंदर से एक खुशी फील होगा, हैप्पी फील होगा। गांधी इनकॉर्पोरेटेड द जैन फिलोसफी ऑफ द नॉन वायलेंट एंड थॉट स्पीच एंड एक्शन। मतलब ये जे काय मनोवाक्य अच्छा होना है, इस कॉन्सेप्ट को ना गांधी जी जैन फिलोसफी से लिए थे। प्रैक्टिकल चैलेंजेस ऑफ नॉन वायलेंस देखिए क्या होगा। देखिए प्रैक्टिकल चैलेंजेस तो है ही। देखिए हम नॉन वायलेंस मतलब देखिए जैन फिलोसफी में क्या बताया था, जे मास्क पहन के घूमना है, घास के ऊपर ग्रास के ऊपर वॉकिंग नहीं करना है, कुछ प्राणी को नहीं खाना है, बहुत कुछ में ऑब्जेक्शन दिया था जैन फिलोसफी। लेकिन गांधी जी ने बताया इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। हम लोगों का लाइफ जीने के लिए, हम लोगों को जीने के लिए तो कुछ कुछ मरना ही पड़ेगा, कुछ तो खाना ही पड़ेगा। तो इसलिए उतना हम लोग वायलेंस हो सकता है। जैसे किलिंग माइंड टू बी ड्यूटी, मतलब ड्यूटी किलिंग जैसे बोले, ड्यूटी किलिंग के बारे में बताया। मतलब हम लोगों के खाने के लिए जो जरूरत है, प्लांट्स अदर्स छोटा छोटा एनिमल्स हम लोग खा सकते हैं। जैसे मस्कीटो जार्म्स जो होता है, जो रोग फैलाता है, उसी चीज को हम लोग मार सकते हैं। टू प्रोटेक्ट सोसाइटी वायलेंट एनिमल, जैसे अगर कोई एनिमल है जो वायलेंट है, सोसाइटी को खराब कर रहा है, जैसे अगर हो सकता है कोई कुत्ता रोग हो जाता है ना, जलातंक रोग हो जाता है, अगर उस पूरा गाँव को सबको काटता है तो क्या है, उस टाइम उस एनिमल को आप मार सकता है। ये इतना नॉन वायलेंस हो सकता है। इफ समवन इज किलिंग स्प्रे, मतलब देखिए अगर कोई एक पागल हो सकता है, किसी को मर रहा है, ठीक है, वो उस टाइम उसको आप मार सकते हैं। किस लिए? अगर उसी काम पे अगर किसी को एक को मारने के बाद अगर वेलफेयर होगा सोसाइटी का, तो इतना छोटा कम कर सकते हैं। गांधीज यूनिक पर्सपेक्टिव ऑफ द नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस तो ये यूनिक पर्सपेक्टिव है। देखिए नॉन वायलेंस रहना और बोलना, रहना, करना बहुत बहुत डिफिकल्टीज है, लेकिन गांधी जी ने इस बात को बोले एंड वो खुद किए, तो ये बहुत एक यूनिक पर्सपेक्टिव है उनके लिए। और सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट समझे। द टेक्निक ऑफ अहिंसा। देखिए पहले क्या है, गॉड बोले, गॉड के साथ ट्रूथ है, ट्रूथ के साथ क्या है, अहिंसा है, अहिंसा का साथ अभी क्या है, सत्याग्रह, ठीक है। अहिंसा हो के सत्याग्रही का मूल वैशिष्ट क्या होगा, विशेषताएं क्या होगा सत्याग्रह। सत्याग्रह का मीनिंग क्या है, मुझे गांधी बोले ट्रूथ इज सिनोनिमस विथ गॉड एंड सत्याग्रह मीन्स क्या है, वो होगा डीप अटैचमेंट टू ट्रूथ, जिन्होंने कभी भी किसी तरह ट्रूथ को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अगर उनका प्राण चल जाएगा, उनको किसी ने मारेगा, उनको किसी का संपत्ति जो भी प्रॉपर्टी है छीन लेगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ट्रूथ को नहीं छोड़ेगा। सत्याग्रही का यही लक्षण है। गांधीज डेफिनेशन ऑफ सत्याग्रह। द हिंद स्वराज गांधी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द हिंद गांधी जी ने सत्याग्रह के बारे में किस ग्रंथ में बताया था, हिंद स्वराज ग्रंथ में बताया था। बोलिए, किसी ने किसी का बोलना है? यस मैम, बीच में ना वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है, तो कंसेप्ट समझने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। अभी ठीक है? यस मैम। अच्छा देखिए, सत्याग्रह के बारे में गांधी जी ने हिंद स्वराज, गांधी जी का एक बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंद स्वराज किनका बुक है? गांधी जी का बुक है। इस गांधी जी का बुक में सत्याग्रह के बारे में बताया था। सत्याग्रह के बारे में क्या बताया था उन्होंने? द सत्याग्रह इज द अटेनमेंट ऑफ राइट्स थ्रू सेल्फ सफरिंग, इट इज ए अपोजिट ऑफ द हार्म्ड रेसिस्टेंस। इसका मीनिंग क्या होगा? जो सत्याग्रह व्यक्तिगत रूप से कष्ट सहन करके अधिकार प्राप्त करना है, यह सशस्त्र प्रतिरोध से विपरीत है, ठीक है। मतलब अब लोग सशस्त्र प्रतिरोध 2 टाइप का होता है, यहाँ पे लिख दिए देखिए। एक होगा सत्याग्रह, एक सशस्त्र प्रतिरोध, आर्म्ड रेसिस्टेंस। मतलब आप किसी को मार पीट के, छीन के, जोरपूर्वक फोर्सफुली उनके साथ छीन ले सकते हैं। और क्या है, सत्याग्रही होके। मतलब देखिए यहाँ पे प्रेसिस्ट, क्या नाम है, अभी बात किए, बेस्टिटा ना क्या, ठीक है। यस मैम, बेस्टिट। यस। हाँ, तो बेस्टिट क्या है,
बेस्टित ने क्या किया, एक आपको बोले मैं जे इस क्लास के लिए आप थोड़ा रूल बनाए, ठीक है। तो ऐसे रूल बनाया वहां पे, और किसी का एक नाम देखे प्रीति, हाँ, तो प्रीति के वो रूल अच्छा नहीं लगे, क्योंकि आप अपनाने के लिए मैंने आपका खुशी के लिए बा आपका सुविधा जैसे होगा ऐसे ही रूल बनाया, लेकिन उस रूल को बाकी सबके लिए अच्छा नहीं है। तो क्या होगा, प्रीति एक काम कर सकते हैं, आपको मार के फिर साउंड प्रॉब्लम, प्लीज सब लोग बोलिए। क्या बताए जो हम सुने नहीं? अभी हाँ आ रहा है, ऐसे बीच बीच में ना पूरा साउंड आ ही नहीं रहा। क्या प्रॉब्लम, नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा क्या? आया तो नेटवर्क इशू। तो एक मिनट रुकिए, मैं दूसरा नेट चला ली। जो एग्जाम है आप लोगों को एग्जाम भी देना पड़ेगा, और यहाँ पे देखिए आप लोगों को पीडीएफ भी दे दिए, देखिए प्रभात जो ग्रुप में है ना उसी ग्रुप में हम भेज दिए। ऐसे हर टॉपिक के साथ साथ पीछे पीछे ना ऐसे एमसीक्यू भी सॉल्व होगा, क्लास में हो जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू आप लोग ही आंसर देंगे, मैं पढ़ा देंगे, उसके साथ साथ एमसीक्यू, हर टॉपिक से एमसीक्यू है, और पीछे ऐसे आंसर भी दिया हुआ है, पीडीएफ के अंदर ही मिल जाएगा। तो मतलब जैसे तरीके से पढ़ाएंगे आप लोग, अगर पढ़ेंगे 1 साल के अंदर, तो मेरा जिम्मेदारी है आप लोगों का पास कराना, लेकिन पढ़ना पड़ेगा और रोज क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। एक दिन क्लास ज्वाइन करेंगे, दूसरा दिन नहीं करेंगे, तो अगर आप लोग एक्टिव नहीं होंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर एक्टिव हो के सब लोग पढ़ाई करिए, अगर आप लोग ग्रुप में रहिए, मैं तो पढ़ाएंगे, उसके साथ साथ आप लोगों को कुछ कुछ टॉपिक मैं दे देंगे, जो आप लोग ग्रुप स्टडी करिए उसी टॉपिक से, जिस टॉपिक में एग्जाम लेंगे उस टॉपिक में आप लोग खुद पढ़िए, मैं पढ़ाएंगे उसके साथ साथ आप लोग भी पढ़िए, देखिए कितना अच्छा होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज गांधी जी के बारे में जितना होगा आधा क्लास ले लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे से आप लोगों का वेस्टर्न फिलोसफी से स्टार्ट करेंगे। कितना, अच्छा यहाँ से हो रहा था ना, सत्याग्रह वर्सेस आर्म्ड रेसिस्टेंस, मतलब अच्छा जो बोल रहे थे ना ये सुन लीजिए गप की तरह, तो याद रहेगा, ठीक है। प्रीति और बेसिस्ट, क्या नाम भूल गया आपका, बता दीजिए प्लीज। बेस्टिटा, हाँ यस बस जो भी बोल रहे हो। अच्छा आवाज जा रहा ना, ठीक है। तो देखिए बेस्टिटा, उनको मैं बोले क्लास टाइम ठीक करने के लिए, वो अपना मर्जी से टाइम ठीक कर लिए, ठीक है, लेकिन हम लोगों का किसी का पसंद नहीं है, तो एक हम लोग 2 कर सकते हैं, एक बेस्टिटा को मार सकते हैं, ठीक है, जो आप ऐसे करे तो प्रीति का बहुत गुस्सा हुआ, आप बेस्टिटा को मारे, इसी तरीका से होगा, एक आर्म्ड रेसिस्टेंस हो जाएगा वो। और दूसरा होगा सत्याग्रह, मतलब आप जो रूल को बनाया उस रूल को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, आप जो करने के लिए मना किया अगर हम लोगों के लिए सही है तो मैं वही काम करेंगे, उसके बाद अगर आप पनिशमेंट करेंगे तो पनिशमेंट मैं ले लेंगे, माथा पत के पनिशमेंट ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस अनजस्ट लॉस, इसके लिए बोले सत्याग्रह, देखिए रेसिस्टिंग अनजस्ट लॉस बाय विलिंगली एक्सेप्टिंग पनिशमेंट एंड अप्लाइंग स्पिरिचुअल फोर्स, मतलब हम लोगों का अतिक बल, स्पिरिचुअल शक्ति इतना है जो हम लोग नहीं मानेंगे, जितना पनिशमेंट देंगे देने, हमको मार दीजिए पीट दीजिए तब भी नहीं करेंगे। जैसे मेरा घर में एक बच्चा है, ठीक है, उनको अगर पीठ में अब मारते रहिए वो फोन देखते ही रहेगा, ठीक है, ऐसे ही हाल है सत्याग्रही का, ऐसा है जब आप मारिए, मेरा संपत्ति ले लीजिए, मेरा कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मैं सत्य से दूर नहीं हटेंगे, सत्याग्रही का यही है। और ये बोला गांधी एग्जाम्पल दिया है, एक होगा जैसे आर्म्ड रेसिस्टेंस वाला, जो यूजिंग फिजिकल पावर, आप मार पीट के कर सकते हैं, दूसरा होगा एक वो क्या होगा, यूज ऑफ स्पिरिचुअल पावर, ठीक है, आप जितना हो सके मारिए पीटिए, लेकिन मेरा स्पिरिचुअल पावर, मेरा आत्मिक बल, आत्मिक शक्ति बहुत है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सत्याग्रह एंड सेल्फ सेक्रीफाइस कैसे, देखिए जो सत्याग्रह मतलब देखिए जो सत्याग्रही होगा ना, उन्होंने दूसरों को मार के घर नहीं आएगा, मार खा के आएगा, और सही है, इसलिए बोले जे मैं अदर्स को विक्टिम नहीं बनाएंगे, मैं खुद को सेक्रीफाइस कर देंगे। सेल्फ सेक्रीफाइस इज सुपीरियर टू सेक्रीफाइंग अदर्स, दूसरा लोग सेक्रीफाइस करेगा, इससे ज्यादा अच्छा है मैं सेक्रीफाइस कर देंगे।
और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देखिए बहुत है। तो अहिंसा, नॉन वायलेंस, मोरालिटी एंड ह्यूमैनिटेरियनिज्म, मानविकता, ह्यूमैनिटी जो है, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रेसिस्टेंस, पेशेंस एंड द टॉलरेंस, सब कुछ। और गांधी जी ने 4 एसेंशियल क्वालिटीज के बारे में बताया सत्याग्रही का, बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा। ऑब्जर्वेंस ऑफ द ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, और जो होगा इसका मतलब क्या है, सेलिबेसी मतलब क्या है, वो सेक्सुअल वगैरह से दूर हट के रहना। इनका मतलब क्या है, जो इसी सेक्सुअल इंद्रिय सुख में, ठीक है, इंद्रिय सुख में जो पीछे जाएगा ना, इंद्रिय सुख के पीछे जो जाएगा, उनका लाइफ में अच्छा कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या है, उनको क्या करना पड़ेगा, जो खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। इंद्रिय सुख के बारे में इतना नहीं सोचना है, उसी इंद्रिय सुख को कंट्रोल करके हम लोगों का काम करना पड़ेगा। और क्या है 2 नंबर, एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉवर्टी, मतलब दरिद्रता को एक्सेप्ट करना। जैसे सत्याग्रही मस्ट एडॉप्ट वॉलंटरी पॉवर्टी। जैसे देखिए, अगर बोले जे आपको पास 2 है, एक ट्रूथ लेना है और नहीं तो आपको प्रॉपर्टी लेना है, वो बोलेगा ठीक है आपको प्रॉपर्टी ले लीजिए, मेरा प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इतना ऐसे मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी मतलब ऐसा नहीं है जे आपका संपत्ति नहीं रहेगा, लेकिन आपका संपत्ति एक नंबर पे आपका रहेगा माइंड में, जो संपत्ति मेरा सब है, ऐसा कुछ नहीं है। सत्य के लिए संपत्ति भी छोड़ सकते हैं। मुझे ये सत्याग्रही मस्ट एडॉप्ट वॉलंटरी प्रॉपर्टी, ठीक है। अचीवमेंट टू वेल्थ एंड सत्याग्रह कैन नॉट को एग्जिस्ट। इनका मतलब क्या है, एक सत्याग्रही और वेल्थ के बारे में जो अचीवमेंट करेगा, दोनों एक साथ नहीं रह पाएगा। देखिए, जो लोग साधु बाबा होते हैं ना, रियली जो साधु, भंडा साधु बाबा नहीं है, जो रियली होता है, उनका वेल्थ के बारे में इतना लेना देना नहीं रहता है। उनका वेल्थ आता है जाता है, कोई लोग देता है तो कोई किसी को दे देता है, वो ऐसे मतलब नहीं था। और क्या है, सत्याग्रही शुड बी रीड टू सैक्रिफाइस वेल्थ फॉर द ट्रूथ, वही बात बोले। और फेयरलेसनेस मतलब क्या है, भयहीनता, किसी काम पे भय नहीं होगा। आपका अगर ऐसे बोले जे सत्याग्रही होने के लिए आपको हमको अगर मार देंगे तो मैं मर जाएंगे, ऐसा डर नहीं है मेरा, लेकिन मैं सत्य को, ट्रूथ को नहीं छोड़ेंगे। तो फेयरलेसनेस ऐसे होना चाहिए। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बहुत सहज है, कोशिश करिए। अकॉर्डिंग टू गांधी, सत्याग्रही कौन होगा, जो बॉडी बिल्डर लोग है, ना ओनली बॉडी बिल्डर जो लोग है, दैहिक बल बहुत है, उन्हीं एकमात्र सत्याग्रही हो सकता है, न कि जिसके पास दैहिक शक्ति नहीं है, आत्मिक बल बहुत है, उन्होंने सत्याग्रही होगा। आपका आंसर क्या होगा आप लोगों के मत में, बोलिए। आवाज आ रहा है ना? फिर से बोलेंगे मैम। सत्याग्रही कौन होगा? ऑप्शन 1, जिसके अंदर जिसके बॉडीली पावर ज्यादा है, न कि जिसका आत्मिक स्पिरिचुअल पावर ज्यादा है। ऑब्वियसली मैम, स्पिरिचुअल पावर जिसके ज्यादा है वो सत्याग्रही हो सकता है। यस, जिनके पास स्पिरिचुअल पावर ज्यादा है। देखिए, एक 1.5 किलो वाला पतला लोग भी लड़ सकते हैं, गांधी जी को ही देखिए ना, ठीक है। इसलिए बॉडी मोटा होना नहीं चाहिए, सत्य का बल बहुत है। देखिए, हम लोग काम भी करते हैं लाइफ में, अगर देखिए हम लोग अगर काम करते हैं ना, अगर यहाँ पे बेस्टिटा को जो अगर बोले जे प्रभात बोल रहे जे चलिए तो पढ़ेंगे हम लोग 5 घंटा 10 घंटा, ठीक है। 5 घंटा पढ़ाई के बाद भी अगर बोले पढ़ाई करेंगे, चलो और एक बार एक टॉपिक पढ़ ली मैम बोले उस टॉपिक को पढ़ने के लिए, बेस्टिटा बोलेगा मारेंगे आपको, घर जा, मैं नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर बोले जो चले तो नदी के पार, मतलब रिवर साइड घूम के आएंगे, थोड़ा चाय पियेंगे, तब बेस्टिटा ना पूरा एकदम डांस करते करते निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है, हम लोग माइंड में, माने बॉडीली नहीं थकते, मन से हम लोग हो जाते हैं। मन के अगर खुद का माइंड को अगर काम पे लगा देंगे ना, दुनिया का सब कुछ हाथ का मुट्ठी में आ जाएगा।
इसका मतलब मन से हम लोग काम करते हैं, बॉडी से नहीं है। तो मन का बल, मन का शक्ति, माइंड का पावर बहुत होना चाहिए, स्पिरिचुअल पावर बहुत होना चाहिए। जिसके पास स्पिरिचुअल पावर है, माइंड अपना माइंड अपना कंट्रोल में है, उन्होंने सब कुछ लाइफ में कर सकता है। इसी तरीका से उन्होंने बोलने का रीजन यही है जे आत्मिक बल होना चाहिए। और ट्रूथफुलनेस मतलब देखिए जे अभी जो हो रहा दुनिया में, मैं थोड़ा रॉ एग्जांपल लेंगे, आप लोग माइंड में कुछ मत लीजिए प्लीज, याद रखने के लिए बोल रहे हैं। दुनिया में जो चल रहा है उसी तरह उदाहरण में लेंगे एग्जांपल। जैसे देखिए ट्रूथफुलनेस कैसे होना चाहिए। अगर एक हस्बैंड वाइफ दूर दूर जगह में जॉब कर रहे हैं ना, तो क्या हुआ, अगर हस्बैंड दूसरा के साथ फ्रेंडशिप करे, वाइफ दूसरे का साथ फ्रेंडशिप करे, ट्रूथफुलनेस रहेगा वहां पे? नहीं रहेगा ना। अगर ट्रूथफुलनेस रहेगा तो उन दोनों का अंदर दूर दूर रह के भी वो लोगों का अच्छा रिलेशन चलेगा। लेकिन अगर ट्रूथफुलनेस नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। इसका मतलब गांधी जी ने बताया जे किसी तरह कभी भी हर सिचुएशन में सत्य को अपनाना पड़ेगा। पॉलिटिकल फ्रीडम, स्वराज तो बहुत इंपॉर्टेंट। स्वराज इसका अपार्ट कर दीजिए। स्व मतलब खुद, राज मतलब क्या होगा, जो गवर्नेंस चलाना है, राज करना। तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, अचीव पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस थ्रू नॉन वायलेंस मूवमेंट, मतलब हम लोग मास्ट भी नॉन वायलेंस अहिंसा होके पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस लेंगे। लेकिन स्वराज का मीन्स देखिए, स्वराज मीन मतलब क्या है, सेल्फ रूल, मतलब सेल्फ गवर्नेंस। हम लोग खुद राज करेंगे, खुद रूल बनाएंगे, ठीक है। दूसरा लोग एक कुछ बोल देगा और उसी चीज को मान के चलेंगे, और केंद्र में एक सरकार रहेगा, ठीक है, और हम लोग उसी चीज को फॉलो करेंगे, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। आत्मशासन होना चाहिए, एक अपनी सरकार होना चाहिए, इसके बारे में बताया था गांधी से। पर्सपेक्टिव ऑन स्वराज तो इसलिए गला सूख रहा। नेक्स्ट डे से क्लास टाइम रात में करेंगे। आज संडे तो डेमो था, इसलिए इस टाइम करती है। 1 मिनट प्लीज। देखिए, यंग इंडिया पत्रिका गांधी जी का था। ऐसे क्वेश्चन आता है, यंग इंडिया किनका था? गांधी जी का। स्वराज के बारे में कौन बताया था? गांधी जी ने बताया था। स्वराज के बारे में आप लोग कोई बोलिए ना, 2-4 लाइन से। क्या बताया, देखिए, बाय स्वराज आई मीन एन इंडियन गवर्नमेंट formed by the will of the people, where citizens serve the state through their labor। यहाँ पे देखिए, जो स्वराज के बारे में क्या बताया, मुझे स्वराज से मेरा आशय जानता है कि इच्छा अनुसार गठित भारतीय सरकार से है, जहां लोगों ने अपने श्रम से राष्ट्रों की सेवा करेगा। ट्रूथ स्वराज डज नॉट मीन पावर concentrated in the hands of a few individual। मतलब देखिए, ट्रू स्वराज कभी नहीं होगा अगर पूरा देश में 1-2-5% के फ्यू इंडिविजुअल के पास पूरा पावर है, मनी पावर है, पॉलिटिकल पावर है, सोशल पावर है। अगर ऐसा होगा तो ट्रू स्वराज नहीं रहेगा। देखिए, अभी ट्रू स्वराज हो रहा क्या, देखिए ना, हम लोगों का अदानी अंबानी वाला ऐसे 2-5 लोग हैं जिसके हाथ में लगातार ज्यादातर पैसा चल गया। हम लोगों के पास वो लोग गोल्ड का कपड़ा पहन रहे, ठीक है, डायमंड पहन के, मैंने पूरा बॉडी में पहन के घूम रहे। लेकिन हम लोगों के पास क्या है, कुछ नहीं है। फ्यू इंडिविजुअल के पास पूरा पावर चल गया। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार जो संपत्ति है, पॉलिटिकल पावर है और इकोनॉमिकल पावर है, सोशल पावर है, जो कुछ भी है, सोसाइटी का ऑल पीपल्स के पास, सोसाइटी का ऑल मनुष्यों के पास होना चाहिए, तभी ट्रू स्वराज होगा। It exists when power is evenly distributed among all and laws are followed by properly। सब लोग मुझे it exists तब exist करेगा when power is evenly distributed among all। सबके पास जब पावर रहेगा, सब तरह पावर जब सबके पास रहेगा, properly जब
डिस्ट्रीब्यूट होगा तब स्वराज होगा। स्वराज नेशनल वेलफेयर, स्वराज के साथ स्वराज क्या है, स्वराज मतलब क्या होगा, एक नेशनल कल्याण होगा, जातीय कल्याण होगा। हरिजन मैगजीन में बताया था इसके बारे में, ये स्वराज विल बी प्रिजर्व्ड ओनली व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स आर पैट्रियोटिक एंड प्लेस नेशनल वेलफेयर एवर पर्सनल इंटरेस्ट। मतलब स्वराज तब होगा जब सबके पास पावर जाएगा, मेजोरिटी ऑफ पीपल के पास जब पैट्रियोटिक होगा। People become corrupt and self-centered, स्वराज will turn into the anarchy। मतलब अगर देखिए ऐसा कुछ आएगा, अब लोग खबर देखे क्या पता नहीं, कोरोना के टाइम बहुत ऐसे मेडिसिन कंपनी था, जब बाद में प्रूव हुआ उन्होंने मेडिसिन बनाया था कोरोना के टाइम, सरकार को बहुत बहुत पैसा दे दिए, सरकार ने कुछ नहीं बताया, 2 करोड़ 5 करोड़ पैसा दे दिए, उसके बाद लाइसेंस बना लिए और अपना तरीका से कुछ भी दे के मेडिसिन मार्केट में फैला था। लेकिन उसी मेडिसिन खा के बहुत लोगों का मौत भी हुआ था, उसके साथ साथ बहुत लोगों का कुछ काम ही नहीं हुआ था। तो मेडिसिन को क्वालिटी होना चाहिए। तो इनके बाद इसी तरह गांधी जी ने बताया कि अगर ऐसा सिचुएशन आएगा, मेरा प्रॉपर्टी होगा बा मेरा अच्छाई होगा और समाज का नुकसान होगा, ऐसा वाला काम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले समाज के लिए सोचना चाहिए, सोसाइटी का अच्छा होना चाहिए और न कि अपना ओनली अच्छा होगा। स्वराज एंड कम्युनल हार्मोनी, गांधी ऑल्सो यूज्ड स्वराज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनल हार्मोनी। उन्होंने क्या बोले, देखो, द आइडिया दैट इंडियन सोसाइटी शुड बी गवर्नड सोलली बाय हिंदू मेजोरिटी इज रॉन्ग। माने इसका मतलब क्या है, जे ओनली हिंदू लोग करेगा ऐसा नहीं है, कम्युनल होगा, सब लोग एक साथ करेगा। जो व्हेन ऑल कम्युनिटीज जॉइंटली गवर्न द नेशन, जब ऑल कम्युनिटी ऑल कास्ट का लोग एक साथ मिला के जब गवर्न करेगा तब अच्छा कुछ होगा। ये जस्ट सोशल ऑर्डर इज फंडामेंटल ऑफ रियल स्वराज, तब भी होगा एक रियल स्वराज। रियल स्वराज के लिए भी एक जस्ट सोसाइटी होना चाहिए जहां पे नैतिकता रहेगा, रूल फॉलो करेगा, सबके लिए रूल समान होगा। स्वराज एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, अच्छा, स्वराज के साथ इकोनॉमिक पावर इंडिपेंडेंस भी होना चाहिए। बोले स्वराज का मतलब क्या है, ओनली पॉलिटिकल स्वराज नहीं है, उसके साथ साथ इकोनॉमिकली भी स्वराज होना चाहिए। स्वराज इज द स्वराज ऑफ द पोर, जो गरीब है वो लोगों के लिए स्वराज होना चाहिए। जो एसेंशियल फूड्स, ऐसे देखिए बोले, उन्होंने ऐसे नहीं बताया जो अमीर है उनके पास जितना संपत्ति है गरीब के पास भी उतना ही होना चाहिए, बा अमीर का संपत्ति को ऑल दे देना चाहिए गरीब को, ऐसे नहीं बोले। लेकिन ऐसे बोले जो अमीर है, आपका जो जरूरत है आप तो यूज करिए, लेकिन आपके साइड में अगर ऐसा लोग रहेगा जो नहीं खा पाए, आपका 10 फ्लोर वाला बिल्डिंग बना के आप घर में रहे और आपका साइड में छोटा सा एक झोपड़ी में कोई लोग है जिनके पास कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोसाइटी तब अच्छा नहीं होगा। कम से कम ये देखिए, जो एसेंशियल गुड्स फॉर ए डिसेंट लाइफ मस्ट बी इक्वली अवेलेबल टू बोथ रिच एंड पुअर। मतलब जो पुअर है उनके पास कम से कम रहना, खाना, पहनना जो है जरूरत है वो वाला चीज देना चाहिए, बा होना चाहिए सबके पास। दिस डज नॉट मीन द पुअर शुड एक्यूमुलेट वेल्थ लाइक द रिच, बट दैट देयर बेसिक नीड्स शुड बी मीट, जो बता दिए इसके बारे में। अंटिल द फंडामेंटल नीड्स ऑफ द पुअर आर फुलफिल्ड कंप्लीट स्वराज कैन नॉट अचीव। मतलब हम लोगों का क्या है फंडामेंटल नीड, मतलब क्या है, खाना पहनना, एक घर कपड़ा, यही तो है, मकान, तो ये होना चाहिए। अगर ये जब हो जाएगा नॉर्मल जो फंडामेंटल नीड है तब तो ठीक है। अगर इस नीड को अगर किसी का नहीं मिल रहा और किसी ने सोना का कपड़ा पहन के घूम रहा है तो स्वराज नहीं होगा। और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में देखिए, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कोई एक लोगों के पास क्षमता शक्ति नहीं रहेगा, पावर नहीं रहेगा, इसको डिसेंट्रलाइजेशन करना है। जैसे अगर देखिए पूरा देश में अगर ऐसे है एक लोग है जो पूरा देश को संभाल रहे, उनके मन में जो हो रहा वही कर रहे, वो नहीं होगा। डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। छोटा छोटा करके रिपब्लिक विलेज के बारे में बताया, बहुत बार क्वेश्चन आया, विलेज रिपब्लिक के बारे में कौन बताया, गांधी जी ने बताया। छोटा छोटा एक ग्राम राज्य होगा,
ठीक है, जिसमें उस ग्राम राज्य में क्या होगा, एक पंचायत तो सिस्टम रहेगा, उसी ग्राम राज्य में पॉलिटिकल सुविधा रहेगा, सब सोसाइटी का, ऑल कल्चर का, ऑल कास्ट का लोग वहां पे ज्वाइन करेगा, न कि एक हिंदू राष्ट्र होगा, न कि मुस्लिम राष्ट्र होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां पे जो भी इंडस्ट्री होगा छोटा छोटा, जो भी खेती बाड़ी से जो फसल आएगा, ठीक है, वो उसी जगह का लोग वो खाएगा, उसी जगह का लोग यूज करेगा, ना कि उस चीज को हम लोग बनाएंगे और गाड़ी से दूसरा जगह चल जाएगा, दूसरा लोग खाएगा, अच्छा वाला चीज दूसरा लोग ले लेगा, जो बनाया जो काम किया उनके पास नहीं कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए अभी पॉइंट पढ़ेंगे। की फीचर्स ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का गुरुत्व क्या है। देखिए, ईच विलेज शुड फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिट। इंडिपेंडेंट मतलब स्वाधीन एक एडमिनिस्ट्रेटिव होगा एवं एंड इकोनॉमिक यूनिट भी होगा। सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द लोकल रिसोर्सेस ऑफ बिल्ड एंड सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, मतलब जो बिल्ड होगा उसी रिसोर्स को उसी जगह का जो लोग है उस जगह का लोग क्या करेगा, भोग करेगा। उसके बाद क्या है, लेबर बेस्ड इकोनॉमी, मतलब श्रम आधारित अर्थव्यवस्था, मतलब पूंजीवाद जो लोग है, पूंजीवाद के बजाय है आत्मनिर्भर उत्पादन प्रणाली जो है, मतलब एस्टेब्लिशिंग ए सेल्फ सफिशिएंट प्रोडक्शन। जैसे देखिए जो तांत सब चरखा था ना, चरखा कपड़ा बनाना, छोटा छोटा आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में गांधी जी ने बताया, आर्ट एंड क्राफ्ट छोटा छोटा कुटीर शिल्प होगा जो खुद बनाएगा एंड खुद लोग ही यूज करेगा, ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, कैपिटलाइजेशन होगा। देखिए ना, अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैपिटलाइजेशन का एक बहुत अच्छा तो बहुत कुछ है, बुरा भी बहुत है। देखिए सबके पास फोन मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल छोड़ के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, दुनिया ऐसा हो गया। देखिए एक काम करेंगे, बैंक अकाउंट खुलेंगे तो उसके साथ रेशन लगेगा, उसके साथ का पैन कार्ड लगेगा, पैन कार्ड के साथ ओटीपी लगेगा, कुछ भी चेंज करेंगे ओटीपी लगेगा। एक फोन आने के लिए, ओटीपी आने के लिए भी आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। रिचार्ज करने का कितना पैसा आप रिचार्ज करेंगे, कितना पैसा होना चाहिए, वो कौन ठीक करता है, जो कंपनी है। मेडिसिन कंपनी का कौन है, दाम कौन ठीक करता है, मेडिसिन का प्राइस मेडिसिन दुकान करता है, कंपनी करता है। लेकिन जो इकोनॉमी, जो लेबर है, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, फार्मर है, वो लोग खुद नहीं कर पाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा, कैपिटलाइजेशन हो जाएगा, किसी 2-5 आदमी के पास, फ्यू मेंबर्स के पास हो रह जाएगा संपत्ति दुनिया का, और वो लोग मौज मस्ती करके रहेगा और दुनिया भाड़ में जाएगा। ऐसा हो रहा समाज में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को अलर्ट होना चाहिए, होना पड़ेगा। और हम लोग ऐसे सोचते हैं जो पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, लेकिन जो शिक्षित है, हम लोग जो एडुकेटेड पर्सन है, हम लोगों का पॉलिटिक्स में आना चाहिए। पॉलिटिक्स ही तो राज करता है दुनिया को। तो मेरा ख्याल है, मेरा भी मन था कभी भी नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, सुधारना चाहिए। और क्या है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, सिलेक्शन ऑफ द लोकल लीडरशिप थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन। मतलब देखिए अभी जो हो रहा ना, बहुत जगह पे मैं देखे, जिस दिन नॉमिनेशन जमा होता है ना, नॉमिनेशन जमा दिन का टाइम रास्ता में पकड़ के जो पावर में रहता है उसी टाइम नॉमिनेशन किसी को जमा नहीं देता है। नॉमिनेशन जमा नहीं होगा तो वोट तो उनको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब जिसके पास पावर है उसके पास ही रह जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब लोगों का राइट है, पॉलिटिक्स में आना है, पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना है, ये होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। पीपल्स पावर, मतलब पीपल्स का, जनगण का, जनता को पावर होना चाहिए। अगर जिसको पावर में ले आए हम लोग, अगर उन्होंने बात नहीं सुने, समाज के लिए कुछ काम नहीं करे, तो उनको थोड़ा उनको लेकर पूरा रिमूव कर दीजिए, वहां से हटा देना चाहिए। ऐसा पावर होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन का यही था कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑब्जेक्टिव क्या था डिसेंट्रलाइजेशन का, वही है, थोड़ा इधर उधर करके लिखिए। देखिए, स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नेंस इंस्टेड द सेंट्रलाइज्ड रूल, मतलब एक सेंट्रलाइज्ड तो रूल है, लेकिन सेंट्रलाइज्ड रूल जो है, जो हम लोगों का भी गवर्न करेगा नहीं है। अगर छोटा छोटा ग्राम राज्य होगा तो वहां पे
आप वो लोग फ्रीडम रहेगा उनके पास डिग्निटी रहेगा, इंडिविजुअल फ्रीडम तो रहेगा। उसके साथ देखिए जो ऑल सेक्शन का सोसाइटी होगा। अगर एक लोग रहेगा पूरा इंडिया को देखने के लिए तो छोटा छोटा गांव में क्या हो रहा हो नहीं देख पाएगा। अगर छोटा छोटा गांव में लेके एक सोसाइटी एक पावर रहेगा, एक गवर्न करेगा, तो वो लोग क्या है, पंचायत का जो प्रधान है वो क्या करता है, गांव का ऑल लोगों को पहचाने का, किसका क्या जरूरत है वो देख पाएगा, ना कि मोदी आके यहाँ देख पाएगा। तो ऐसा इसलिए बोले थे जो स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नेंस, लोकल जो गवर्नेंस है उसी गवर्नेंस को स्ट्रेंथ देना है, पावर रहना है, प्रिजर्विंग इंडिविजुअल फ्रीडम and ensuring the development of the all sections of society, promoting small enterprises and local production को प्रोमोट करना है। जो लोकल छोटा छोटा कोई लोग फैक्ट्री ओपन कर रहे हैं उनको मदद करना है, उनको थोड़ा बड़ा होना दीजिए। अगर एक गांव में एक आपका गांव का साइड में जो मार्केट है वहां पे अगर एक कंपनी हो जाएगा, कोई इंडस्ट्री हो जाएगा, वहां का गांव का लोग काम करके खाना खाएगा, अच्छा से रहेगा, कुछ इनकम करेगा। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए। कैसे, देखिए जो मॉडर्न कैपिटलाइजेशन नहीं है, स्मॉल एंड लोकल इंडस्ट्री को ध्यान देना चाहिए। एम्फेसिस ऑन द सेल्फ सफिशिएंट रूरल इकोनॉमी, जो सेल्फ सफिशिएंट रूरल गांव का इकोनॉमी है उसको एम्फेसिस करना है। रूरल डेवलपमेंट थ्रू द चरखा, जैसे चरखा के बारे में बताया था, उसको डेवलपमेंट करना है। हैंड एंड क्राफ्ट को देखना है। एस्टेब्लिशिंग द एक्सप्लोरेशन ऑफ द फ्री इकोनॉमिक सिस्टम को ठीक करना भी डिसेंट्रलाइजेशन का काम था। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन भी है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ओनली इकोनॉमिक, ओनली पॉलिटिक्स नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन में इकोनॉमिक का होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ओनली सेंटर के पास पैसा रहेगा नहीं है। पॉलिटिकल पावर ओनली सेंटर के पास रहेगा नहीं है, गांव के अंदर भी रहेगा। चैलेंज ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन चैलेंज अब क्या है, अभी तो बता दिए, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिकेसी। देखिए जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, अगर अदानी अंबानी ने क्या किया, करोड़ पैसा इनकम कर रहा है, लेकिन उन लोगों के पास इनकम टैक्स नहीं ले रहा, बहुत करोड़ पैसा छोड़ दे रहा। लेकिन जो लोग गांव में 1 लाख रुपया कमाता है, उनके पास 10,000, 20,000, 2,000, 5,000 जो भी है, उनको नहीं छोड़ता है। रास्ता में देखे टोल टैक्स करके बनाया है, ठीक है। अगर किसी बड़ा आदमी को नाम बता दे रहा है ना, तो उनका गाड़ी को छोड़ दे रहा, ठीक है। लेकिन जो दूसरा जिसको नहीं पहचानता है उनको टोल टैक्स ले रहा है। जो राजनीति का लोग है उनको टोल टैक्स नहीं लेना है, लेकिन जिनको गांव का साधारण लोग है, कुछ जमीन बेच के कुछ काम करके गाड़ी खरीदे, उनको टोल टैक्स लेना है। ये है डिसेंट्रलाइजेशन का चैलेंजेस, लेकिन इसका इतना नहीं होना चाहिए। गांधी आइडियल स्टेट एंड सर्वोदय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वोदय जो कंसेप्ट है गांधी जी ने कहाँ से लिया था, जॉन रस्किन्स का अनटू दिस लास्ट, इस बुक पढ़ के उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को अपनाया था, और बाद में सर्वोदय के बारे में उन्होंने लिखे थे। तो आइडियल स्टेट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय। आइडियल स्टेट कब होगा देखिए, जब आइडियल स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो जैसे इतना टाइम से जो बोल दिए, अगर वो सब कुछ फॉलो करेगा तब एक आइडियल स्टेट बनेगा। जैसे विलेज रिपब्लिक कॉन्सेप्ट रहेगा, नॉन वायलेंस होना पड़ेगा, सत्याग्रह होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, लेबर बेस्ड प्रोडक्शन एंड इकोनॉमी होना चाहिए, पॉलिटिकल एंड सोशल इक्वालिटी होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए, तब होगा सर्वोदय। सर्वोदय का कंसेप्ट क्या है, सर्वोदय मीनिंग क्या है? सर्वोदय मीनिंग द गोल ऑफ सर्वोदय इज इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ऑल, सबको डेवलपमेंट करना है। देखिए यहाँ पे हम लोग यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में पढ़े है ना, मिल और बेंथम का, वहां पे क्या बताया था उन्होंने, जो सर्वोच्च लोगों का सर्वोच्च सुख होगा उसी चीज को नैतिक बोलेगा। लेकिन गांधी जी ने बताया सर्वोच्च लोगों का सर्वोच्च सुख नहीं है, सब लोगों का सुख होना चाहिए, तब होगा सर्वोदय। यही था गांधी जी का सर्वोदय कॉन्सेप्ट। और 2 कॉन्सेप्ट बचा हुआ था, जो वर्च्यू था गांधी जी का, वर्च्यू, और एक था ट्रस्टीशिप, ठीक है। ये दोनों बच गया, वो दोनों दूसरा दिन पढ़ाएंगे। लेकिन अभी तक जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाई कर लिए, देखिए सर्वोदय, स्वराज, डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रूथ, गॉड, और क्या क्या पढ़ाई भूल गया, जो भी पढ़ाई किए उसके बारे में 20-30 होगा MCQ है, आप लोग आंसर देने का कोशिश करिए। चलिए 10 मिनट में खत्म कर देंगे, 1 घंटा से ज्यादा क्लास नहीं करेंगे। अच्छा चलिए आप लोग आंसर दीजिए, सब लोग अनम्यूट करके आंसर देके फिर म्यूट कर दीजिए, नहीं तो रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। कभी भी हो सकता है आप भी एक दिन क्लास नहीं कर पाएंगे, तो रिकॉर्ड सुनना पड़ेगा, तब रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, तो तब क्लास करने में मजा नहीं आएगा।
तो उसी चीज को ध्यान देके आप लोग आंसर दीजिए। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी? ट्रूथ है वो बड़ा। ट्रूथ। सब लोगों का मत एक ही है ना, ट्रूथ होगा तो ट्रूथ होगा मैम। यस। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन वायलेंस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू गांधीज पर्सपेक्टिव? ऑप्शन 1, नॉन वायलेंस ओनली मीन्स द एब्सेंस ऑफ द फिजिकल वायलेंस। मतलब नॉन वायलेंस का मीनिंग फिजिकल वायलेंस नहीं होगा, वही होगा नॉन वायलेंस, ना कि नॉन वायलेंस मीन्स refraining from physical harms but allows mental and verbal aggression. ना कि नॉन वायलेंस is not just a means moral just a means for moral life but also its ultimate goal. ना कि नॉन वायलेंस is only a personal practice and not a social policy. Non-violence is not a means for moral life. बाकी लोग आंसर यही है ना? चलिए सही बोले। नो व्हाट इज द गांधीज फेमस स्टेटमेंट अबाउट ट्रूथ एंड गॉड? ट्रूथ इज द ओनली ट्रूथ, सॉरी गॉड इज द ओनली ट्रूथ। नो कि ऑप्शन बी, ट्रूथ इज द हायर देन गॉड। ऑप्शन सी, गॉड इज ट्रूथ बट ट्रूथ इज ऑल्सो गॉड। ऑप्शन डी, ट्रूथ एंड गॉड आर अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। व्हाट इज द राइट आंसर? चलिए, God is truth, but truth is also God. हाँ, इसी ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन सी होगा। अगर इस ऑप्शन यहाँ पे नहीं रहता तो तब होता गॉड इज द सॉरी ट्रूथ इज द हायर देन गॉड, इसी आंसर को। अगर एक नंबर में ए होगा, 2 नंबर में बी, 3 नंबर में सी, अगर ऑप्शन यहाँ पे नहीं रहेगा तो ए भी आंसर हो सकता था। 4 का होगा मुझे, व्हाट डज गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय प्राइमरीली मीन? सर्वोदय का प्राइमरीली मीन क्या होगा? ऑप्शन ए, वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल। ऑप्शन बी, वेलफेयर ऑफ द स्टेट। ऑप्शन सी, वेलफेयर ऑफ ऑल। ऑप्शन डी, वेलफेयर ऑफ द मेजोरिटी। वेलफेयर ऑफ ऑल। यस, ऑप्शन सी। व्हिच फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन हैड द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन गांधीज फिलोसॉफी ऑफ द नॉन वायलेंस? ऑप्शन 1, जैन, संघ, चरवाक। जैन फिलोसॉफी। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों का प्रॉब्लम है, नहीं समझ पाए, हमको तुरंत बोलिए, मैं बता देंगे। मेरा लगा आप लोग इंग्लिश में स्ट्रांग है, सब समझ जाते हैं, तो इसलिए मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं। जैनो, अकॉर्डिंग टू गांधी, व्हाट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड नॉन वायलेंस? नॉन वायलेंस अंडरस्टैंड करने का सबसे अच्छा रास्ता क्या होगा? ए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी यूज्ड फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। ना ऑप्शन बी, ए प्रिंसिपल एप्लीकेबल ओनली टू रिलीजियस assets. Option C, the highest religious and moral ideal applicable in all aspects of life. Option D, a temporary strategy used only during crisis. ये होगा मैम। Highest religious and moral ideal applicable in all aspects of life, यही होगा नॉन वायलेंस। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो आंसर इतना तक पढ़ा दिया, यहाँ पे आंसर लिख दिए। चलिए नेक्स्ट, अभी सत्याग्रह के बारे में एमसीक्यू है। मतलब व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी? फेयरलेसनेस, फंडामेंटल बोले, ध्यान दीजिए। फेयरलेसनेस, नॉन वायलेंस, यूज ऑफ फोर्स, ना सेल्फ डिफेंस। देखिए यहाँ पे अगर नॉन वायलेंस ऑप्शन रहेगा तो मार्क्स में नॉन वायलेंस को 1 नंबर देंगे। अगर बोले ऑल ऑफ द अबव आंसर रहता तो फेयरलेसनेस भी आ जाता उसके अंदर, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑप्शन लेगा तो इसलिए नॉन वायलेंस को देना है। नेक्स्ट, हाउ डिड गांधी डिफाइन सत्याग्रह इन हिज बुक हिंद स्वराज? हिंद स्वराज में किसके बारे में बताया था? बोलिए। ऑप्शन ए, इट इज द यूज ऑफ द वेपन्स फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम। मतलब सत्याग्रह, हिंद स्वराज बुक में सत्याग्रह के बारे में क्या बताया ना? एक ऑप्शन ए, इट इज ए यूज ऑफ द वेपन्स फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम। ऑप्शन बी, इट इज
physical strength used for protest against injustice. Option C, it is the application of the spiritual force based. Option D, अच्छा नॉन वायलेंस एंड मोरल स्ट्रेंथ. ऑप्शन डी होचे इट इज ए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी फॉर ऑर्गेनाइजिंग पीपल. बता देना पड़ेगा आंसर. এটা होगा इट इज ए एप्लीकेबल ऑफ स्पिरिचुअल फोर्स बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस एंड मोरल स्ट्रेंथ. अच्छा ऑप्शन 3 नंबर क्वेश्चन देखिए. व्हिच क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर द सत्याग्रही अकॉर्डिंग टू गांधी. ये आंसर तो दीजिए, आप लोग दे पाएंगे. अटैचमेंट ऑफ वेल्थ, कावर्डनेस, ना कि सेलिबेसी एंड फेयरलेसनेस, ना कि अच्छा आप लोग है ना, आवाज जा रहा ठीक ठाक. हेलो जी जी. हाँ 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बोलिए. व्हिच क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर ए सत्याग्रही अकॉर्डिंग टू गांधी. पर्सनल. सत्याग्रही के सेलिबेसी और फेयरलेसनेस होना चाहिए. ठीक है, ऑप्शन सी होगा. सेलिबेसी ब्रह्मचर्य होना चाहिए. ऑप्शन 4 नंबर क्वेश्चन. व्हाट डज स्वराज मीन्स इन गांधीज व्यू. गांधी के मत में स्वराज क्या है. मेयरली पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ओनली, ना कि ए सेल्फ गवर्निंग सोसाइटी एंश्योरिंग मोरल एंड सोशल वेलफेयर, ना कि डिक्टेरियल गवर्नमेंट होगा, ना कि ऑप्शन डी ए गवर्नमेंट रन ओनली बाय द मेजोरिटी. इसका आंसर तो हो ही जाएगा. ए सेल्फ गवर्निंग सोसाइटी होगा एंश्योरिंग मोरल एंड सोशल वेलफेयर. अच्छा आप लोगों का होगा प्रॉब्लम हो रहा ना, तो छोड़िए, यहाँ पे क्लास खत्म कर देते हैं. दूसरा तो और एक दिन क्लास लेना पड़ेगा. यहाँ से देखिए क्वेश्चन भी कर लेंगे. क्वेश्चन खत्म होने के बाद यहाँ पे महात्मा गांधी का जो सेवरल कार्डिनल वर्च्यू है, वर्च्यू के बारे में पढ़ेंगे. और एक चीज बाकी रहेगा जो है क्रिटिक ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन. इस दोनों चीज को पढ़ लेंगे. उसके साथ साथ जो एमसीक्यू आज बच गया, और इस 2 टॉपिक के बारे में जो एमसीक्यू है और एक दिन क्लास ले लेंगे. चलिए यहाँ पे क्लास खत्म कर देते हैं. ओके.